मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान में जो वाद प्रचलित हैं उनमें से एक वाद का हम अध्ययन करेंगे। वाद क्या है? राजनीति विज्ञान के संदर्भ में वाद का अर्थ है जो विचार व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। जो विचार व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं, उन्हें राजनीति विज्ञान में वाद कहा जाता है। जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, फासीवाद, उपयोगितावाद, साम्यवाद, सर्वोदयवाद, ये वाद है। इनका एक दूसरा नाम भी है विचारधारा, इंग्लिश में आइडियोलॉजी। विचारधारा क्या है? एक विषय पर एक दार्शनिक ने, एक राजनीतिक दार्शनिक ने अपने विचारों पर प्रतिपादन किया। उसके बाद दूसरा विचारक आया, उसने भी उसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर तीसरा आया, चौथा आया, एक एक करके खूब सारे विचारक एक ही विषय पर अपने अपने बातों को, अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो विचारों की एक लंबी सी श्रृंखला बन जाती है, उसे विचारधारा कहते हैं। जैसे आदर्शवाद, यह राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली विचारधारा है। इसका प्रतिपादन प्लेटो ने किया, उसके बाद अरस्तु ने किया, आधुनिक युग में मैकियावेली ने किया, हॉब्स ने किया, रूसो ने किया। फिर और आगे आते हैं तो जर्मनी में कांट और हिगल ने किया, इंग्लैंड में ग्रीन, बेडले और बुसांके ने किया। देखिए, विचारों की लंबी सी धारा बन गई, श्रृंखला बन गई है, इसे विचारधारा कहते हैं। तो आदर्शवाद कहिए या आदर्शवादी विचारधारा कहिए, एक तो व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध क्या होना चाहिए। एक बड़ी विडंबना है कि जिन व्यक्तियों से राज्य का निर्माण होता है वह राज्य बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है, यह पारस्परिक संबंध है। यदि व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता दी जाती है तो राज्य का हित प्रभावित होता है, और यदि राज्य के हितों को प्राथमिकता दी जाती है तो व्यक्ति का हित प्रभावित होता है। तो प्रश्न यह है, व्यक्ति बड़ा है या राज्य बड़ा है? एक उदाहरण के लिए देख लीजिए। परिवार में एक लड़का, परिवार का बड़ा बेटा, अंतरजातीय विवाह करना चाहता है। वह कहता कि अंतरजातीय विवाह करेगा, व्यक्तिगत स्वप्न था। माता पिता और घर के अन्य सदस्य कहते हैं कि हम ऐसे विवाह को मान्यता नहीं देंगे, नहीं मानेंगे। संघर्ष होता है। यदि माता पिता मतलब परिवार बड़ा या राज्य बड़ा या व्यक्ति बड़ा, यदि परिवार के सदस्य अपनी बातें उस बेटे पर थोपने की कोशिश करते हैं मतलब राज्य बड़ा है, और यदि बेटा घर से भाग करके विवाह कर लेता है मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है, व्यक्ति की सर्वोच्चता, इसी प्रकार से राज्य बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है। यदि व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता देंगे तो राज्य की उपेक्षा होगी, राज्य की एकता भी खतरे में पड़ सकती है, और इसी प्रकार से यदि राज्य के हितों को प्राथमिकता देंगे तो व्यक्ति एक मशीन का पुर्जा मात्र बनकर रह जाएगा, जिसका काम होगा राज्य के कानूनों को, आदेशों का आंख बंद करके पालन करना, विरोध की कल्पना भी न करना। तो राज्य पर व्यक्ति का पारस्परिक संबंध बहुत ही विवादास्पद है, और विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न वाद व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। जैसे आदर्शवाद कहता है राज्य बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। व्यक्तिवाद कहता है कि व्यक्ति बड़ा है, राज्य साधन है। समाजवाद कहता है ना व्यक्ति बड़ा है, राज्य बड़ा है, समाज बड़ा है। फासीवाद कहता है, फासीवाद आदर्शवाद का चरम और उग्र रूप है। इसी प्रकार से नाजीवाद फासीवाद का चचेरा दूसरा भाई। सर्वोदयवाद यह सबके विकास की बात को लेकर के आगे बढ़ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
इस प्रकार से जो विभिन्न वाद हैं, ये वाद व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध को निर्धारित करते हैं। इसमें धन्यवाद शामिल नहीं होता, धन्यवाद कोई विचारधारा नहीं है। तो अब देखें, इसमें इस कड़ी में वादों की श्रृंखला में सबसे पहले हम उपयोगितावाद को देखते हैं। इस उपयोगितावाद का आधुनिक युग में प्रतिपादक जेरेमी बेंथम है। जेरेमी बेंथम का मित्र था जेम्स मिल और उसका बेटा था जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट के विचारों की चर्चा इसके पूर्व के व्याख्यान में हो चुकी है। यहाँ पर उसके केवल उपयोगितावादी संबंधी विचारों का हम अवलोकन करेंगे। तो उपयोगितावाद के 3 मूल विचारक हैं आधुनिक युग में, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसे हम J.S. मिल के नाम से जानते हैं। उपयोगितावाद के विषय में बेंथम ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। इस पुस्तक में बेंथम ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। जेरेमी बेंथम अंग्रेज था। इसका जन्म 1748 में हुआ, 1835 में उसकी मृत्यु हुई। वह आप कह सकते हैं कि कानून का कोडिफिकेशन, कानूनों का संहिताकरण करने वाला पहला व्यक्ति कानून के क्षेत्र में बेंथम था। बेंथम ने जेल में सुधार के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए, आज भी उन सुधारों को विभिन्न जेलों में लागू किया जाता है। तो बेंथम का जो योगदान है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में और जेलों को सुधारों में, कानून के क्षेत्र में, वह अप्रतिम है। लेकिन सामान्य रूप में बेंथम का नाम हम उपयोगितावाद के संदर्भ में लेते हैं। उपयोगिता क्या है? बेंथम अपने पुस्तक की शुरुआत में कहता है उपयोगितावाद के सिद्धांत का विवेचन करते हुए कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 संप्रभु स्वामियों के अधीन रखा है, सुख और दुख। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह केवल वे ही निर्धारित करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बातों से, विचारों से भले ही इनसे बचने का दावा करे, लेकिन वह अंततः इनके अधीन ही रहता है। मतलब व्यक्ति ऐसा हर काम करता है जिससे उसको सुख मिले और उस काम से बचने की कोशिश करता है जो उससे दुख प्रदान करता है। ये उपयोगिता द्वारा है। मतलब कि जो काम, जिस काम को करने से हमको सुख मिलता है, हमको वह काम करना चाहिए और वह उपयोगी है। और जिस काम को करने से हमको दुख मिलता है, वह काम हमको नहीं करना चाहिए, वह अनुपयोगी है। ये उपयोगितावाद का मूल तात्पर्य है, मूल तत्व है। इस संदर्भ में सबसे पहले सिद्धांत है उसका अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये उपयोगितावाद का मूल मंत्र है, मूल आधार है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इस अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सबसे पहला प्रतिपादन हेल्वेटियस नाम के एक विचारक ने किया। जब बेंथम एक बार पुस्तक की दुकान में एक पुस्तक देख रहा था, प्रिस्टले की पुस्तक एशियन गवर्नमेंट जब देख रहा था, तो प्रिस्टले ने अपनी पुस्तक में फ्रांसिस हटेसन के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के प्रतिपादन के बारे में उसने कोट किया था। तो बेंथम को प्रिस्टले की पुस्तक में फ्रांसिस हटेसन का यह कथन उपलब्ध हुआ और बेंथम को वहां पर चिल्लाया, यूरेका यूरेका। आपको आर्किमिडीज का नाम पता होगा। आर्किमिडीज ने यूरेका यूरेका मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे मिल गया, मैं जान लिया, इस चिल्लाया था। इसी प्रकार से बेंथम ने भी यहाँ पर जब उसने देखा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यह जो वाक्यांश है उसको देकर के वह भी खुश हुआ था, बहुत प्रसन्न हुआ था और इस अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख को उसने उपयोगितावाद का मूल मंत्र बना करके सिद्धांतों का प्रतिपादन। दूसरा है सुखवाद पर आधारित। सुखवाद हेडोनिज्म। भारत में चारवाक दर्शन भी एक दर्शन था। चारवाक दर्शन का सिद्धांत क्या था? यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा सुरा पीवेत,
या ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर शराब पियो या ऋण लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देहिनः, यह शरीर पूरा भस्मीभूत हो जाने वाला, खत्म हो जाने वाला है। पुनरागमन कुतः, पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए ईट ड्रिंक एंड पी मेरी, खाओ पियो और मौज करो। उधारी लेकर के घी पियो लेकिन मौज करो, मस्ती करो। ये सुखवाद है। प्राचीन भारत में चारवाक दर्शन पर आधुनिक युग में यह उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसलिए सुखवाद के रूप में प्राचीन भारत में सुखवाद के रूप में यह प्रचलित था, जिसे बेंथम ने उपयोगितावाद के संदर्भ में समझ किया है। तीसरी चीज है परिणाम को महत्व। बेंथम कहता है कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर विचार करने। ये गीता के सिद्धांत के विपरीत है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे है इंसान। लेकिन बेंथम कहता है कि कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर सोच लीजिए, परिणाम के बारे में विचार कर लीजिए, उसके बाद आप उस काम को करिए। मान लीजिए आपके सामने दो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं। दोनों विकल्पों से प्राप्त होने वाले सुख और दुख की गणना कर दीजिए और जो काम आपको सुख देवे, अधिक सुख देवे, उस काम को करिए। और जिस काम से आपको दुख की प्राप्ति होती है या कम सुख मिलता है पहले की तुलना में, आप उसको छोड़ दीजिए। तो बेंथम परिणाम को महत्व देता है। चौथा है सुख दुख का स्वरूप। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिस काम को करने से सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो जिन चीजों से सुख की प्राप्ति होती है उन कामों को करना चाहिए, जैसे इंद्रिय सुख, संपत्ति, मित्रता, परोपकार। ये ऐसी चीजें, लगभग 32 चीजों का उसने लिस्ट दिया है। इन चीजों को करने से या इनके माध्यम से व्यक्ति को सुख मिलता है, इसलिए व्यक्ति को इन कार्यों को करना चाहिए। और बाकी ऐसी चीजें जिससे व्यक्ति को दुख मिलता है, जैसे शत्रुता है, बेईमानी है, बदनामी है, इन चीजों से व्यक्ति को दुख मिलता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसी चीजों को अवॉइड करे, ऐसी चीजों को न करे जिससे व्यक्ति को दुख मिलने की संभावना। आगे पांचवा है सुख दुख के स्रोत। बेंथम 4 प्रकार के सुख दुख के स्रोत स्वीकार करता है। मतलब कि 4 स्रोतों से व्यक्ति को सुख मिलता है या दुख मिलता है। ये है 4 स्रोत: प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। एक उदाहरण, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर जल गया, ये दुख का स्रोत, दुख के 4 स्रोत। कैसे दुख हमको बता देखिए। यदि किसी व्यक्ति का घर जल रहा है या जल गया, यदि व्यक्ति की असावधानी से जला है तो यह प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाला दुख है। यदि घर में आग लगते समय अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बुझाने में सहयोग नहीं किया तो यह सामाजिक स्रोत से मिलने वाला दुख हुआ। यदि किसी मजिस्ट्रेट के आदेश पर घर को जलाया गया है तो यह राजनीतिक स्रोत से मिलने वाला दुख हुआ। और यदि इसे किसी दैवीय प्रकोप का परिणाम माना जाता है तो यह धार्मिक स्रोत से मिलने वाला है। ये दुख के 4 स्रोत हैं। इसी प्रकार से सुख के भी 4 स्रोत होते हैं। देखना, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में बहुत अच्छा अंक लेकर उत्तीर्ण होता है, यदि उसने खूब मेहनत किया, खूब पढ़ाई लिखाई किया, वह प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाला सुख है। यदि समाज के लोगों ने, महाविद्यालय के शिक्षकों ने उसको प्रोत्साहित किया तो यह सामाजिक स्रोत से मिलने वाला सुख हुआ। यदि उस पढ़ाई लिखाई में गुरुजनों का विशेष सहयोग रहा तो यह राजनीतिक स्रोत से मिलने वाला सुख। सामाजिक में समाज के लोग, राजनीतिक में महाविद्यालय। तो महाविद्यालय के शिक्षकों ने या महाविद्यालय के पूरे विद्यार्थियों ने उसका सहयोग किया, यह राजनीतिक स्रोत से मिलने वाला सुख। और यदि ठीक परीक्षा के पहले भगवान के मंदिर में जाकर के नारियल चढ़ाता है और उसके परिणाम से वह लगता है कि ईश्वर की मुझ पर कृपा हुई, तो ये धार्मिक स्रोत से मिलने वाला है। तो ये सुख और दुख के 4 स्रोत हैं। और बेंथम कहता है इन 4 स्रोतों से व्यक्ति को सुख मिलता है या दुख मिलता है।
आगे नंबर 6 परिणाम का भेद। ये एक विशेष प्रकार की बात बेंथम कहता है। सुखों में गुण का भेद नहीं होता, मात्रा या संख्या का या परिमाण का भेद होता है। बेंथम लिखता है कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। पुष्पिन बच्चों का खेल है, आप समझने के लिए गिल्ली डंडा का खेल समझ सकते हैं। तो बेंथम यह कहता है कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो गिल्ली डंडा खेलने में जो सुख है वही सुख काव्य पाठ में भी है, साहित्य का अध्ययन करने में भी। तो सुखों में गुण का भेद नहीं होता, सुखों में मात्रा का भेद होता है। देखिए, ये बात हजम नहीं हो रही है। सभी प्रकार के सुख अलग अलग होते हैं, तो हम कैसे मान लें कि पुष्पिन का खेल या गिल्ली डंडा का खेल और काव्य पाठ में समान प्रकार से हमको सुख मिलेगा? तो ये जितने भी विचारक हैं ये ऐसी कुछ बात कहते हैं जो आम आदमी को बचता नहीं है। लीक से हट करके अपनी बात कहते हैं, और लीक से हटकर जो अपनी बात कहता है वही इतिहास में अमर होता है। मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, कहा कि व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं, लीक से हटकर अपनी बात करता है। तो बेंथम भी यहाँ पर ऐसी बात कहता है जो समाज स्वीकार नहीं कर सकता या आम व्यक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन बेंथम कहता है सुखों में परिमाण का भेद होता है, गुण का भेद नहीं। आगे आनंद मापक गणना पद्धति, ये एक साइंटिफिक की है। बेंथम कहता है कोई भी काम करने के पहले हम उसकी गणना कर रहे हैं, लेकिन ये कोई गणित का विषय तो है नहीं कि आप गणना कर दीजिए और सुख दुख को बराबर बांट दीजिए। तो फिर या आप दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि हमको इतना किलो या इतना ग्राम कुछ सामान दो, तो तोल के दे देता है व्यापारी। लेकिन सुख और दुख को कैसे तोलेंगे? तो बेंथम कुछ मेजरमेंट बनाता है। वो मेजरमेंट क्या है कि किस प्रकार से आप सुख और दुख को तोलेंगे? तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता, विस्तार, ये 7 पैमाने हैं और इन 7 पैमानों के द्वारा सुख और दुख को नापना चाहिए और उसके आधार पर व्यक्ति को काम करना चाहिए। थोड़ा सा देख लीजिए। तीव्रता, जैसे किसी से मिलने की आपका तीव्रता है, तीव्र भावना है। मान लीजिए तो अपना तो बहुत प्रिय कई समय कई वर्षों के बाद आ रहा है, मिलने की तीव्रता। दूसरा है अवधि, कितने समय तक हमको सुख या दुख मिलेगा। तीसरा है निश्चितता, क्या निश्चित रूप से हमको सुख मिलेगा या दुख भी मिल सकता है, उसके करना है। फिर है निकटता या दूरी, हम उस घटना से अपना कितना तादात्म्य संबंध स्थापित करते हैं, उसके साथ हम कितना निकटता या कितनी दूरी का संबंध स्थापित करके समझते हैं। फिर है उत्पादकता, एक ही प्रकार का सुख मिलेगा या अलग अलग प्रकार के सुख मिलेंगे, उत्पादकता। फिर है विशुद्धता, केवल सुख मिलेगा ना तो नहीं मिलेगा, विशुद्धता। और विस्तार, एक के अलावा अन्य कितने लोगों को यह सुख मिलेगा। ये 7 पैमाने हैं और 7 पैमानों के द्वारा 2 प्रकार के कार्यों की गणना करनी चाहिए और उस गणना के आधार पर जिस कार्य में व्यक्ति को सुख मिले वही काम करना चाहिए, दूसरा काम छोड़ देना चाहिए। एक उदाहरण, मान लीजिए एक तरफ क्लास लग रही है जो सामान्य क्लास करती है, और दूसरी तरफ टीवी में एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है या कोई ऐसी फिल्म आ रही है जिसके बारे में लोगों ने खूब कहा है और खूब तारीफ की। उदाहरण समझ लीजिए, केवल उदाहरण है, इसको प्रेरणा मत मानिए, समझने के लिए। सबसे पहली बात तीव्रता, उस कार्यक्रम को देखने की तीव्रता है कि कब वो समय जोड़ने वाला पहुंच जाए, पहली सीट पर बैठे। तीव्रता, क्या क्लास
अटेंड करने के लिए भी आप में किसी प्रकार की तीव्रता होती है? नहीं। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक तरफ टीवी प्रोग्राम है, दूसरी तरफ लेक्चर है, तो तीव्रता टीवी उस कार्यक्रम में पूरा 10 के 10, इधर 3 10 में। फिर है अवधि, टीवी का कार्यक्रम या वह कार्यक्रम 3 घंटे तक चलेगा, मतलब 10 नंबर, और लेक्चर जो है 40 मिनट तक चलेगा, इसको 2 नंबर। फिर और देखिए निश्चितता, क्या निश्चित रूप से वह कार्यक्रम होगा। यदि लाइट बंद हो गई तो जनरेटर चला करके चलाएंगे, लेकिन प्रोग्राम तो होगा। लेकिन क्लास में सर यदि नहीं आए, सब छुट्टी में चले गए, सर देर से आए, पहले चले गए, कोई निश्चितता, कोई भरोसा नहीं। इसलिए इसको 10 नंबर, इसको 3 नंबर। इसके बाद है निकटता या दूरी। जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो यदि आपको फिल्म पसंद आई तो आप खुद उस हीरो के स्थान पर अपने आप को स्थापित करते हैं। आप खुद ये महसूस करते हैं कि मैं खुद उस फिल्म का हीरो हूं। ये निकटता है। लेकिन कोई भी प्रोफेसर अपनी बातों को, किसी सिद्धांत को जितना भी पढ़ा देवे, जितना भी समझा देवे, एक दूरी हमेशा बनी रहती है, निकटता और दूरी। मतलब इसको 10 नंबर, इसको 2 नंबर या 1 नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे विचारकों के सिद्धांत होते हैं जिनके साथ हम अपना तादात्म्य समझ स्थापित नहीं कर पाते, हम उससे सहमत नहीं हो पाते, लेकिन पढ़ना पड़ता है। का मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद है उत्पादकता। उस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको सभी प्रकार के रस मिलेंगे, आपको हास्य रस और श्रृंगार रस और योग रस और विभत्स रस, सभी प्रकार के पूरे 9 रसों से युक्त कार्यक्रम होगा। कभी आंसू भी बहेंगे, कभी खिलखिलाएंगे, कभी रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, सभी प्रकार का रस आपको मिलेगा। लेकिन जब आप 40 मिनट की क्लास करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी से बात नहीं कर सकते, खिड़की के बाहर देख नहीं सकते, किसी की कॉपी छीन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जवाई नहीं ले सकते, ऊँग भी नहीं सकते। मतलब यहाँ पर उत्पादकता पूरा 10 है और यहाँ पर केवल 1 पॉइंट है। तो मतलब ये हुआ कि उत्पादकता, उस कार्यक्रम में अनेक प्रकार के आपको अनुभव होंगे, अनेक प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, और इस प्रकार से उसका बहुमुखी सुख आपको प्राप्त हो सकेगा। लेकिन जब क्लास आप अटेंड करेंगे, क्लास में लेक्चर अटेंड करेंगे, तो वहां पर एक ही प्रकार का सुख मिलेगा कि 40 मिनट तक आपको पिन ड्रॉप साइलेंस बना करके बैठना है और प्रोफेसर जो भी पढ़ाएं उसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर उत्पादकता अधिक है और यहाँ पर उत्पादकता कम से कम है। फिर है विशुद्धता। विशुद्धता का मतलब आप उस कार्यक्रम में बोर नहीं होंगे, लेकिन क्लास में बोर हो सकते हैं। क्लास में हो सकता है वह सिद्धांत समझ में ना आया हो, सबकी स्थितियों पर से निकल जा रही हो, ये विशुद्धता है। तो यहाँ पर पूरा 10 और यहाँ पर आप समझ लीजिए 4। सिद्धांत अच्छा भी हो सकता है। और आखिर में है विस्तार। उस प्रोग्राम को देखने के लिए मान लीजिए आप किसी टॉकीज में जा रहे हैं या पीवीआर में जा रहे हैं, तो वहां पर 200, 400, 1000, 1500 तक लोग उस सुख का अनुभव कर सकते हैं। विस्तार ज्यादा है। क्लास में कितने विद्यार्थी बैठेंगे? 100, 50, 200, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका विस्तार अधिक है, इसका विस्तार कम है। देख लीजिए, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि किस प्रकार के कार्यक्रम में आपको ज्यादा सुख मिलेगा और किस प्रकार के काम में आपको सुख कम मिलेगा। और जिस काम में आपको ज्यादा सुख मिले उस काम को करिए, जिस काम में ज्यादा कम सुख मिले उस काम को आप मत करिए। ये बेंथम का आनंद मापक गणना। ये है बेंथम के द्वारा प्रतिपादित किया गया उपयुक्ततावाद का सिद्धांत। अब देखें बेंथम के इस सिद्धांत की आलोचना। बेंथम के सिद्धांत की कटु आलोचना की जाती है और यहां तक कि कार्लाइल जैसा
विचारक उपयोगितावाद को सुवर दर्शन भी कहा जाता है। सुवर दर्शन पिग फिलॉसफी। सुवर दर्शन क्या है? सुवर एक केवल पेट भरने वाला प्राणी, कीचड़ में रहता है, गंदगी भरे स्थान पर रहता है। तो ये उपयोगितावाद भी पिग फिलॉसफी का प्रतीक है, सुवर दर्शन का प्रतीक है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आलोचना में कही जाती है कि है स्पष्ट नहीं है। कैसे अस्पष्ट है? उपयोगितावाद का मूल मंत्र है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। सूत्र रूप में GHGN, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख दिखने में कितना सादा और सरल लग रहा है, वास्तविक रूप में उतना सरल नहीं है। कैसे? उदाहरण दीजिएगा। एक काम को 10 मजदूर कर रहे हैं, प्रत्येक मजदूर को 500 रुपए मजदूरी दी जाती है। मतलब यह संख्या हुई, ये सुख की मात्रा हुई। यहां पर सुख की मात्रा कुल हो गई 5000। एक दूसरा काम है, या उसी काम को यदि आप सोचते हैं कि मैं 100 लोगों से काम लेता हूं और एक एक व्यक्ति को 50-50 रुपए देता हूं, ये व्यक्तियों की मात्रा हो गई, ये सुख की मात्रा हुई, यहां पर ये सुख की मात्रा पूर्ण हो गई। तो दोनों घटनाओं में सुख की मात्रा बराबर है, लेकिन एक में अधिकतम व्यक्ति हैं, कम सुख है, दूसरे में अधिक कम व्यक्ति हैं, अधिकतम सुख है। तो व्यक्तियों की मात्रा को प्राथमिकता दी जाएगी या अधिकतम सुख को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बारे में बेंथम स्पष्ट नहीं है। एक बार और बोल देता हूं। मान लीजिए 10 व्यक्तियों को आप कोई काम सौंपते हैं, उनको 500 रुपए मजदूरी देते हैं, सुख की मात्रा हुई 5 रुपए। कम व्यक्ति अधिक सुख, सुख की मात्रा 5 रुपए। दूसरे दृष्टि से आप सोचते हैं उस काम को मैं 100 लोगों से कराऊं और प्रत्येक को 50-50 रुपए दूं, यहां पर भी सुख की मात्रा 5000 है। लेकिन एक में सुख की मात्रा अधिक है, व्यक्तियों की मात्रा कम है। दूसरे में व्यक्तियों की मात्रा अधिक है, सुख की मात्रा कम है। तो प्राथमिकता अधिकतम सुख को दी जाएगी या अधिकतम व्यक्तियों को? इस व्यक्तियों की संख्या को, इसके बारे में बेंथम स्पष्ट नहीं है। इसलिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को एक अस्पष्ट धारणा कहा जाता है। दूसरा है, मानव का लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं होता, और बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि भौतिक सुखों से दूर रह करके आत्मिक सुख की प्राप्ति की जाए। क्योंकि भौतिक सुख यदि इतना महत्वपूर्ण होता तो बालक सिद्धार्थ को, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने, बालक सिद्धार्थ को अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि भौतिक सुख ही सर्वश्रेष्ठ होता तो सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकना नहीं था। यदि भौतिक सुख ही सब कुछ होता तो राणा प्रताप को दुश्मन के सामने सरेंडर कर देना था। घास की रोटी खा करके जंगल भटकने की आवश्यकता नहीं। यदि भौतिक सुख ही सब कुछ होता तो मां खुद भूखी रह करके अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाती। भौतिक सुख के मात्र नहीं, भौतिक सुख के अलावा भी और भी कुछ है जिसके लिए व्यक्ति अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। खुद बेंथम को उदाहरण लीजिए। यदि वह वकील का बेटा था बेंथम, और उसका पिता यह सोचता था कि मैं बेंथम को बढ़िया वकील बनाऊंगा, खुद कमाएगा पैसा। खुद बेंथम का, यदि बेंथम को ही भौतिक सुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगता तो वह खूब वकील बनकर खूब पैसे कमाता। शुष्क लेखन करने से क्या मिला उसको? जीवन भर लिखता रहा। सोचिए कि एक दिन में 15 पृष्ठ लिखता था और रोज 60 वर्षों तक रोज लिखा है।
क्या मिला, यही आलोचना को सत्य नाम। और ऐसी आलोचना जो कि पूरे इसको धज्जिया उठ देते हैं। तो मनुष्य का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं होता, सुख के ऊपर भी कुछ चीज है, वह सुख प्राप्त करना है। फिर सुखों में गुणात्मक भेद, सुख में गुणात्मक भेद एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। सोचिए कि एक व्यक्ति गिल्ली डंडा खेलने में भी सुख प्राप्त करता है, और दूसरा व्यक्ति या वही व्यक्ति काव्य पाठ करने में सुख की प्राप्ति करता है। लेकिन गिल्ली डंडा खेलने में जो सुख है, उस सुख की तुलना आप काव्य पाठ या साहित्य के अध्ययन से नहीं कर सकते। गिल्ली डंडा खेलना या किसी के हंसी उड़ाने में भी सुख मिलता है, किसी के हंसी उड़ाने में भी सुख है, उस सुख को आप दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। सुखों में गुण का भेद होता है, मात्रा का भेद नहीं होता। सभी प्रकार के सुख अलग अलग किस्म के होते ही। एक व्यक्ति रसगुल्ला खा करके सुख प्राप्त करता है, एक व्यक्ति सब्जी खा करके सुख प्राप्त करता है, एक व्यक्ति मोटर ड्राइविंग में भी सुख प्राप्त करता है, एक व्यक्ति पढ़ने में सुख प्राप्त करता है। क्या ये सभी प्रकार के सुख एक प्रकार के हैं? भोजन करने, एक व्यक्ति कड़कती ठंड में रजाई ओढ़ करके लेटे में सुख की प्राप्ति करता है, तो क्या ये सुख एक प्रकार के? सभी प्रकार के सुख अलग अलग होते हैं। इन सभी सुखों को एक समान मान करके गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से सुखों में गुण का भेद होता है, सुख में मात्रा का भेद नहीं होता। इसके बाद इस टर्निंग पॉइंट को आगे चल करके मिल में देखेंगे कि मिल इसमें क्या होता है। तो सुखों में गुणों का भेद होता है, मात्रा का भेद। इसके बाद गणना पद्धति गलत है, गणना पद्धति भी गलत है। इसके पहले हमने देखा GHGN गलत हो गया, ये 5000। इसी प्रकार से गणना पद्धति भी ठीक नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति से कहा जाए कि आपकी आवश्यकता दिन भर में कितना लीटर पानी की है, उसने कहा मुझे एक दिन में 500 लीटर पानी चाहिए। ओके, इसको दो प्रकार से दिया जा सकता है। 500 लीटर पानी हम आपको 24 घंटे में देंगे, तो इसके लिए दो ऑप्शन है कि इतनी तेजी से आप पानी सप्लाई करें या नल को इतनी तेजी से घुमाएं कि 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आपको 500 लीटर पानी आपको मिल जाएगा, उसके बाद 24 घंटा बंद। इसमें तीव्रता बहुत अधिक है, समय कम है। और दूसरा उदाहरण दीजिए, दूसरा विकल्प क्या है कि पूरे 24 घंटे तक टप टप करके पानी आपको दिया जाएगा, आप 24 घंटे में 500 लीटर कलेक्ट कर लीजिए। आप किसको चाहेंगे? एक में तीव्रता अधिक है, अवधि कम है, दूसरे में अवधि अधिक है, तीव्रता कम है। तो तीव्रता और अवधि में से आप किसको चुनेंगे? इस प्रकार से जैसे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख विवादास्पद है, अस्पष्ट है, ठीक इसी प्रकार से आनंद मापक गणना पद्धति भी। अगला है, अगली आलोचना रुचि की भिन्नता। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, और यदि रुचि अलग अलग होती है, किसी को भिंडी अच्छा लगता है, किसी को रमकेलिया अच्छा लगता है, कोई गंवार फली खाना चाहता है, कोई चुरचुटिया खाना चाहता है, किसी को बैंगन अच्छा लगता है, किसी को भट्टा से चिड़ होती है। प्रश्न यह है कि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। रुचि विभिन्नता होती है, मुंडे मत भिन्न। आप दो व्यक्ति की रुचि को आप एक साथ तोड़ नहीं सकते। हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। किसी को शास्त्रीय संगीत सुनने में मजा आता है, किसी को फिल्मी गाना सुनने में मजा आता है, फिल्मी गाना गाने में मजा आता है। किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, किसी को कड़कती ठंड में रजाई ओढ़ कर लिखने में मजा आता है, किसी को एवरेस्ट आरोहण करने में मजा आता है, किसी को किसी की निंदा करने में ज्यादा मजा आता है। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। जब रुचि अलग अलग होती है, आप उसकी गणना कैसे करेंगे? फिर है अनैतिक। मान लीजिए 10 लुटेरे मिलकर के एक से व्यक्ति को लूटते हैं, तो यहाँ पर तो अधिकतम व्यक्तियों का सुख हो गया। भलाई इसी में है कि 10 व्यक्ति मिलकर के एक श्रेणी को लूटे,
भाई एक आदमी 1 करोड़ रुपए लेकर जा रहा है, इससे बेहतर तो यह है कि 10 लोग मिलकर के उस करोड़ रुपए को लूट ले, अधिकतम जब तक वसूल। तो ये अनैतिकता को प्रोत्साहित देता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। फिर बहुमत का अत्याचार, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसमें बहुमत को अल्पमत पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने की छूट मिल जाती है। एक तरफ 51 है, दूसरी तरफ 49 है। 51 लोगों पर 51 लोगों को 49 लोगों पर अत्याचार करने की खुली छूट मिल जाती है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, 51 का ही पक्ष लिया गया। और फिर है इच्छा पूर्ति असंभव। भौतिक सुख सुविधाएं आप जितना भी प्राप्त कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन ये भौतिक सुख आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते। एक अरबपति खरबपति व्यक्ति, उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आती। नींद अंदर से उत्पन्न होने वाली चीज, सुख कहां से मिलेगा? भोजन भूख अंदर से उत्पन्न होने वाली चीज है, खा करके पच नहीं सकता, रूखी सूखी खा करके अपना जीवन यापन करता है। इतना ज्यादा संपत्ति का मतलब क्या होगा? तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे शारीरिक सुख के पीछे नहीं दौड़ते, वे आत्म संतुष्टि के लिए काम करते हैं, आत्म संतुष्टि के लिए जीते हैं। इस प्रकार से बेंथम ने जो उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया, उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रणयन किया, आलोचना बहुत ज्यादा होने लगी। यहां तक कि कार्लाइल जैसे विचारकों ने इसे सुवर दर्शन का नाम दे दिया। जब बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी तो फिर जेम्स मिल ने भी उसको कुछ सुधारने का प्रयास किया। बेंथम का मित्र था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने कुछ प्रयास किया, लेकिन उसको उतनी अधिक सफलता नहीं मिली। जॉन स्टुअर्ट मिल को बचपन से ही उसको ऐसा वातावरण दिया गया ताकि वह आगे चल करके कट्टर उपयोगितावादी विचारक बने। उसको ऐसा वातावरण में उसका पालन पोषण किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उपयोगितावाद के छज्जियां उड़ा दी आलोचकों के द्वारा। इसको सुवर दर्शन का नाम दिया गया, लेकिन मन से पेट भरने वाला प्राणी मात्र नहीं होता, उसे बहुत कुछ ऊपर होता है। जब मिल ने देखा कि उपयोगितावाद की इतनी अधिक आलोचनाएं हो रही हैं, तो जीएस मिल ने उपयोगितावाद नाम के एक निबंध में उपयोगितावाद में कुछ आवश्यक संशोधन किए ताकि विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं से बेंथम के उपयोगितावाद की रक्षा की जा सके। आप इसे मिल का उपयोगितावाद भी कर सकते हैं या बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा किए गए संशोधन भी मान सकते हैं। दोनों का मतलब एक है। मिल ने अलग से कोई उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। बेंथम ने जो उपयोगितावाद के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उन्हीं सिद्धांतों में वह संशोधन करता है ताकि आलोचनाओं से रक्षा की जा सके। देखें मिल के उपयोगितावाद संबंधी विचार या बेंथम के सिद्धांतों में किए गए परिवर्तन, आपको मजा आएगा। पहली बार सुखों में गुणात्मक भेद। समझ लीजिए कि उपयोगितावाद 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, ऊपर में छत है। 5 चीजें हो गई, 4 स्तंभ एक छत। और मिल इसमें ऐसे संशोधन करता है, ये 5 पॉइंट नहीं हो। देखिए इस प्रकार से संशोधन करता है। सबसे पहला संशोधन सुखों में गुणात्मक भेद। मिल एक बहुत मजेदार बात कहता है, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक मूर्ख मानव होना अच्छा है। एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अच्छा है। फिर आगे कहता है, एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुप्रात होना अच्छा है। सुखों में गुणात्मक भेद होता है। संतुष्ट सुअर, एक गौर करिए, एक कुत्ता है,
वह बहुत अच्छे घर में रहता है, एसी बंगले में रहता है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, दुनिया की अच्छे से अच्छे साबुन से उसको नहलाया जाता है, शावर किया जाता है, पाउडर लगाया जाता है, कार में घुमाया जाता है, उसको खाने पीने की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, सब उसको अच्छी से अच्छी चीजें खाने को दी जाती है। एक तरफ वह संतुष्ट कुत्ता है, दूसरी तरफ एक असंतुष्ट मानव है। वह प्रतिदिन जंगल जाता है, जंगल से लकड़ी ला करके मार्केट में बेचता है, उसी से वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कभी नहीं जा सका तो उसका परिवार भूखा भी जा सकता है। तो दो प्रकार के प्राणी हो गए, संतुष्ट सुअर या संतुष्ट कुत्ता, और दूसरा असंतुष्ट मानव। आप क्या होना चाहेंगे, एक असंतुष्ट मानव या संतुष्ट कुत्ता? जब मैं एक बार इसी सिद्धांत पढ़ा रहा था, यही पूछा, जब विद्यार्थी ने कहा मैं संतुष्ट कुत्ता होना चाहूंगा, तो खैर अपनी अपनी रुचि है। तो यहाँ पर संतुष्ट सुअर है और दूसरी तरफ असंतुष्ट मानव है। एक असंतुष्ट मानव होना अच्छा है। आगे वह कहता है जेसमिन, एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। असंतुष्ट सुकरात जिसे दार्शनिकों का शिरोमणि कहा जाता है, जिसे आज तक दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, वो असंतुष्ट सुकरात है। दूसरी तरफ संतुष्ट मूर्ख है, संतुष्ट है। व्यक्ति क्या होना चाहेगा? तो सुखों में गुण का भेद होता है, मात्रा का या परिमाण का भेद नहीं होता। और ऐसा कहकर मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के पहले स्तंभ पर एक चोट किया और इस प्रकार से उसका जो पूरा उपयोगितावाद की भवन है अब 3 खंभों पर और छत पर टिक के रख गया। दूसरा, मानव का लक्ष्य अन्य का सुख है। मिल कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य केवल अपना सुख की प्राप्ति करना नहीं होता। भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर झूले थे, क्या वो अपने सुख के लिए झूले थे? किसके सुख के लिए? राष्ट्र के सुख के लिए, राष्ट्र के लिए झूले थे। तो मनुष्य का लक्ष्य अपना सुख मात्र नहीं होता और दूसरों के सुख के लिए भी जीता है, दूसरों के सुख के लिए भी अपना बलिदान करता है। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उसके पीछे क्या अपना खुद का सुख था या पूरे राष्ट्रवासी का सुख था? मतलब व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। व्यक्ति अपने लिए क्या कमाता है? व्यक्ति जो अपने लिए कमाता है या परिवार के लिए कमाता है, दूसरों के लिए कमाता है। इस प्रकार से बेंथम के उपयोगितावाद का दूसरा स्तंभ भी, दूसरा आधार भी खत्म हो। इसके बाद तीसरा, सुखों के आंतरिक स्रोत। सुखों के आंतरिक स्रोत ये क्या है? बेंथम ने सुख दुख के स्रोत बताए थे। कितने? 4, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कि इन 4 स्रोतों से हमको सुख या दुख मिलता है। मिल कहता है एक 5वां भी स्रोत होता है। स्रोत क्या है? आंतरिक। आंतरिक सुख से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी कुछ नहीं है। ये चारों तरफ बाह्य है, बाह्य सुख है। सुख का आंतरिक स्रोत होता है। यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी असहाय की सहायता करते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को आप खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, आपको आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। बेंथम बाह्य सुख पर आधारित अपनी उपयोगितावाद को स्थापित करता है। मिल कहता है आंतरिक सुख भी होता है। आंतरिक सुख इन 4 सुख से ज्यादा अच्छा होता है। इस प्रकार से मिल ने उपयोगितावाद में सुखों के आंतरिक स्रोत स्वीकार करके तीसरे स्तंभ को भी गिरा दिया। अब केवल एक स्तंभ बचा और छत उसी पर टिका हुआ देख रही है। और आखिर में फिर व्यक्तिगत नैतिकता की चीज है। व्यक्ति को व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को स्वीकार करना है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यह राज्य के कानूनों का आधार कम होना चाहिए, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात को स्वीकार करना चाहिए। यह व्यक्तिगत नैतिकता की चीज है।
राज्य जो करेगा वो ठीक है, लेकिन व्यक्ति को सबसे पहले अपना ध्येय बनाना चाहिए कि मैंने ऐसे काम करने हैं जिससे समाज में रहने वाले अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा काम करना है जिससे समाज में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकूं। और ये सुखों को अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को मेरे व्यक्तिगत नैतिकता की चीज के रूप में स्थापित करता है। और इस प्रकार से चारों स्तंभ एक करके गिर गए, छत बचा, छत पर आखिरी प्रहार होना था। देखिए आखिरी प्रहार किस प्रकार से करता है कि व्यक्ति के लिए उपयोगिता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, अपितु स्वप्नता उसके लिए महत्वपूर्ण। ये तो व्यक्तिवादी विचार था, स्वप्नता का सबसे बड़ा समर्थक था। स्वाभाविक है उसकी उपयोगिता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, वह तो स्वतंत्रता को महत्व देगा। और इस प्रकार से बेंथम के उपयोगितावाद के का जो छत बचा था उस छत में वह आखिरी प्रहार देते हुए यह स्थापित करता है कि व्यक्ति के लिए उपयोगिता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु स्वतंत्रता उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक मनुष्य है, एक विवेकशील प्राणी। और इस प्रकार से 5 प्रहार करके उपयोगितावाद को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बारे में 2 कथन महत्वपूर्ण है। एक मैक्सी कहता है कि बेंथम साधुता की कसौटी भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को देता है, मनुष्य के समाज में निस्वार्थ को देता है। कि जैसी परिस्थिति होगी उसी परिस्थिति के अनुरूप साधुता की कसौटी होनी चाहिए। मतलब रावण के लिए सीता का हरण ठीक था, राम के लिए अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए किया जाएगी। मिल कहता है कि नहीं, प्रत्येक परिस्थिति में साधुता की कसौटी अच्छी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए, परोपकार से हर परिस्थिति में स्टैंडर्ड का, मानक का पालन किया जाए। ऐसा तो नहीं होता कि हम जब सबके सामने खाने पर बैठे हों तो चम्मच और छुरी और कांटे से खाएं, और जब घर में कोई ना हो, हम अकेले हो खाने के लिए बैठे तो सीधे मुंह लगा कर खाएं। ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड हमेशा स्टैंडर्ड होता है, उसका पालन होना चाहिए। और आखिर में सेबाइन ने निष्कर्ष पर बहुत अच्छी बात कही। सेबाइन कहता है कि मिल की सामान्य स्थिति यह है कि जब उसने उपयोगितावाद के अमूर्त चिंतनों के बारे में विचार करना शुरू किया तो उसमें उसे कुछ त्रुटियां महसूस हुई। आलोचनाओं से बचने के लिए, त्रुटियों को दूर करने के लिए उसने उसमें कुछ ऐसे संशोधन करने प्रारंभ किए कि पुराना सिद्धांत तो पूरा खत्म हो गया और उसके स्थान पर नए सिद्धांत की स्थापना ही नहीं हुई। ये सेबाइन के द्वारा किया गया उपसंहार, पुराना सिद्धांत खत्म, नया सिद्धांत बना दिया। ये है बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मैः तस्यैनं पुनरागमनं कृता। और इस प्रकार से उपयोगितावाद का सिद्धांत जो बेंथम ने प्रतिपादित किया था, जेम्स मिल ने उसका समर्थन किया और मिल के हाथ में आकर के पूरा खत्म। ये है उपयोगितावाद। आप सभी को धन्यवाद।